हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम कंप्लीट वेब डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में बात करेंगे। देखो, इस वीडियो में मैं आपको हर एक स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप स्क्रैच से वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है एंड कितनी चीज़ें सीखनी है, मतलब लास्ट तक आपको क्या क्या सीखना है, उन सारे कंसेप्ट के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कि वेब डेवलपमेंट में देखो कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जॉब्स भी ज़्यादा हैं। मतलब अगर कोई नया स्टार्टअप आता है तो उसका बैकएंड तो होगा ही, एंड ऑलमोस्ट सभी स्टार्टअप्स का फ्रंट एंड भी होता है। मतलब अगर उनका कोई वेबसाइट का प्रोडक्ट नहीं है बट उनका एक फ्रंट एंड रैपर ज़रूर होता है। तो इसलिए हर एक कंपनी को बैक एंड फ्रंट एंड की ज़रूरत होती है। तो जॉब ओपनिंग सबसे ज़्यादा रहती है। और एक और बात है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट ईजी होती है सीखने में। मेरे ओपिनियन में अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो सबसे आसान जो स्टैक है वो वेब डेवलपमेंट है। मोबाइल डेवलपमेंट भी डिफिकल्ट होता है, बैक एंड डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बट फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट जो होता है वो काफ़ी ईजी होता है। इसलिए इस स्टैक में सेचुरेशन ज़्यादा होती है। तो आगे हम जो रोड मैप की बात करेंगे उससे आपने डिटेल में समझना है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। अगर आप ठीक से कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो इंटरव्यू क्लियर करने के चांसेस डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, उनको हमने डिटेल में समझना है। फाउंडेशंस क्लियर होनी चाहिए एंड जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसका आपको ठीक से मतलब पता होना चाहिए, वरना जॉब क्रैक करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। लेट्स से अगर आप इंटरव्यू क्रैक भी कर लेते हो बट आपको अच्छे से कंसेप्ट नहीं आते हैं तो टास्क करने में आपको डिफिकल्टी आएगी, आपकी जॉब सिक्योरिटी भी ठीक नहीं रहेगी। इसलिए जब आप सीख रहे हो चीज़ें तो उसी टाइम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेना, हर एक चीज़ को डिटेल में सीख लेना। तो अब बात करते हैं सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। फ्रंट एंड के लिए आप HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीखोगे। देखो, HTML प्रॉपर कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। काफ़ी आसान है ये। इसमें हम बेसिक वेब पेजेस बनाते हैं। आप HTML में सीखोगे कि वेब पेज में टाइटल कैसे ऐड करते हैं, पैराग्राफ कैसे ऐड करते हैं, लिंक्स को कैसे अटैच करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप HTML में सीखोगे। CSS का मतलब होता है कि आप HTML में एक UI डाल रहे हो, मतलब जो आपने टेक्स्ट लिखा है HTML में उसका साइज़ कितना है, उसका कलर कितना होगा, वेब पेज का बैकग्राउंड का कलर कितना होगा। तो CSS बेसिकली एक थीम दे देता है HTML को। CSS में भी आपको कोडिंग ही करनी है, HTML में भी कोडिंग ही करनी है। तो ऐसा नहीं है अगर आप किसी चीज़ को रेड कलर दे रहे हो तो वहाँ पे आप रेड टाइप करोगे, आपको हेक्स कोड टाइप करना होगा। तो बेसिकली ये सारा कोडिंग ही है। CSS में कुछ फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप है, टेलविंड CSS है। तो मेरे ओपिनियन में आप बूटस्ट्रैप सीख लेना। बूटस्ट्रैप सीखने के बाद आप टेलविंड CSS भी सीख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी सारी कंपनीज यूज़ करती हैं। तो जितनी चीज़ें आप एक्स्ट्रा सीखोगे आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो HTML CSS आसान है सीखने में, यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, जल्दी से सीख लोगे। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक कोर कोडिंग लैंग्वेज है, मतलब जैसे जावा होती है, पाइथन होती है, गोलैंग होती है, तो जावास्क्रिप्ट भी एक कोडिंग लैंग्वेज है। इसमें हम क्या करते हैं कि वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। मतलब बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने में क्या होगा, कोई API कॉल होगा या कोई नया पेज ओपन होगा, तो जावास्क्रिप्ट हमारे स्टैटिक पेज को डायनेमिक पेज में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा पेज होगा वो स्टैटिक होगा। स्टैटिक का मतलब होता है जैसे सिर्फ टेक्स्ट है एंड एक थीमिंग है और कुछ नहीं कर रहा है पेज। जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सबसे ज़्यादा जो साथ देगी जावास्क्रिप्ट ही देगी। जितना भी आप ग्रो करोगे एज अ वेब डेवलपर या एज अ बैकएंड डेवलपर, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। जावास्क्रिप्ट सीखने में टाइम लगेगा एंड ये थोड़ी सी डिफिकल्ट भी लग सकती है आपको। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कॉल बैक्स क्या होते हैं, कॉल बैक्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड होती है, तो मल्टी थ्रेडिंग हम अचीव नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट में। तो हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपनी ऐप्स को। जावा सिंगल थ्रेडेड क्यों होती है, ES6 क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, मतलब काफ़ी सारे कंसेप्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज़ सीखनी है, डिटेल में सीखनी है। एंड कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में ना आ रहा हो और आप स्किप कर दो उसको। जावास्क्रिप्ट के बाद आती है टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट पे ही बेस्ड एक कोडिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली टाइप्ड है, टाइपस्क्रिप्ट जो होती है वो स्टैटिकली टाइप्ड होती है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीख सकते हो, तो जावास्क्रिप्ट के बाद आप टाइपस्क्रिप्ट सीख सकते हो, उससे आपके रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि पहले HTML सीखना है, CSS सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है। बाकी की ये जो चीज़ें हैं ये ऑप्शनल है, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप ये भी सीख सकते हो। उसके बाद आ जाता है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप रिएक्ट सीख सकते हो, एंगुलर सीख सकते हो, नेक्स्ट JS जो है वो एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, आप वो भी सीख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिएक्ट सीखना। रिएक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ऑलमोस्ट हर एक कंपनी रिएक्ट ही चूज़ करती है। कुछ कंपनीज एंगुलर भी यूज़ कर रही हैं, तो एंगुलर भी अच्छा है। अब ऐसा क्यों है कि एंगुलर यूज़ हो रहा है? देखो, एंगुलर इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि एंगुलर जो है वो पहले लॉन्च हुआ था रिएक्ट के, प्लस जब ये दोनों फ्रेमवर्क्स अर्ली स्टेजेस पे थे तो ऑलमोस्ट सेम पॉपुलैरिटी थी इन दोनों की।
इसलिए कुछ कंपनीज एंगुलर को चूज़ करती थी, कुछ कंपनीज रिएक्ट को चूज़ करती थी। बट अब क्या हो गया कि रिएक्ट जो है वो काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है, ज़्यादा कंट्रोल देता है आपको, एंड ऑलमोस्ट सभी स्टार्टअप जो हैं वो रिएक्ट को ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट जेएस जो है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहले आप रिएक्ट सीख लेना, बैकएंड सीख लेना, उसके बाद आप नेक्स्ट जेएस सीखना। देखो अब हमने फ्रंट एंड स्टैक सीख लिया है, मतलब हम वेबसाइट बना सकते हैं, फ्रंट एंड बना सकते हैं वेबसाइट का। यहाँ पे अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो तो रिएक्ट भी आपने डिटेल में सीखना है, हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, चीज़ें स्किप नहीं करनी है आपने। जो भी आप कोडिंग कोर्स ले रहे हो आपने बस ध्यान रखना है कि वो कोडिंग कोर्स आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखा दे एंड डिटेल में चीज़ों को सिखाए। अब बात करते हैं बैकएंड स्टैक की। बैकएंड स्टैक का मतलब होता है कि आप सर्वर बना रहे हो, डेटाबेस को सेटअप कर रहे हो। बैकएंड में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप जावास्क्रिप्ट में बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हो, जावा में कर सकते हो, पाइथन में कर सकते हो, गोलैंग में कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एज अ फ्रेशर आप जावास्क्रिप्ट में करना, बिकॉज जब आप बिगनर हो तो आपको कोडिंग इतनी आसान नहीं लगती है। देखो वेब डेवलपमेंट आसान था, बट बैकएंड डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आप जावा चूज़ कर लेते हो तो पहले आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट डिटेल में सीखनी होगी, हर एक कंसेप्ट आप जावास्क्रिप्ट का डिटेल में समझोगे, थोड़ा टाइम भी लगेगा। उसके बाद आप बैकएंड डेवलपमेंट में जावा सीखोगे। जावा जो है वो काफ़ी डिफरेंट है जावास्क्रिप्ट से, तो जावा सीखने में भी टाइम लगेगा। उसके बाद आप जावा में फ्रेमवर्क सीखोगे बैकएंड का, तो आपके लिए सिलेबस काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा एंड टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए एज अ फ्रेशर मन स्टैक इतना ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज उसमें आपको एक ही कोडिंग लैंग्वेज सीखनी होती है फ्रंट एंड के लिए एंड बैक एंड के लिए। आप पाइथन भी सीख सकते हो। पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट मिड साइज कंपनीज में, स्टार्टअप्स में यूज़ होता है। जावा जो है वो लेगेसी प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, एमएनसीज जावा को प्रेफर करती हैं बैक एंड डेवलपमेंट के लिए। गोलैंग जो है वो भी स्टार्टअप्स में यूज़ होता है, मिड साइज कंपनीज में यूज़ होता है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो आपको एक्सप्रेस सीखना है, डेटाबेस के लिए लाइब्रेरी सीखनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। पैरेलली आप डेटाबेस भी सीखोगे। डेटाबेस भी दो टाइप के होते हैं, एसक्यूएल एंड नॉन एसक्यूएल। एसक्यूएल में टेबल फॉर्म में डेटा सेव होगा, नो एसक्यूएल में की वैल्यू पेयर के फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में डेटा स्टोर होगा। तो ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इनके यूज़ केसेस भी डिफरेंट होते हैं। एसक्यूएल में पोस्टग्रेसक्यूएल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, नो एसक्यूएल में रेडिस, मोंगोडीबी पॉपुलर है। तो आपको सबसे पहले इनमें से एक डेटाबेस चूज़ करना है, उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है डेटाबेस अपने बैकएंड के साथ। आपको बैकएंड के एपीआई से डेटा सेव करना है, फेच करना है एंड उन एपीआईज को एक्सपोज करना है फ्रंट एंड में। तो अब आपके पास फुल स्टैक की नॉलेज हो गई है, मतलब आप बैकएंड बना पा रहे हो, फ्रंट एंड बना पा रहे हो एंड आपने दोनों को कनेक्ट भी कर लिया है। उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, क्योंकि ये कंप्लीट रोड मैप है एंड जितनी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा ये सारी कंपनीज में यूज़ होती हैं। मतलब एज अ फुल स्टैक डेवलपर आप इन सभी डोमेन्स पे काम करोगे। उसके बाद आप डिप्लॉयमेंट सीखोगे। डिप्लॉयमेंट्स का मतलब होता है कि आपने फ्रंट एंड बना लिया, बैक एंड बना लिया, अब उसको कहीं पे अपलोड करना है, मतलब डिप्लॉय करना है, सो दैट वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाए। एज अ फ्रेशर आप फ्री डिप्लॉयमेंट्स यूज़ करोगे, बट जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप एक प्रॉपर क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज़ करोगे। आप AWS यूज़ कर रहे होगे या Azure यूज़ कर रहे होगे, वहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करोगे। इवन और भी डिप्लॉयमेंट्स के प्लेटफॉर्म है, आप उनको भी यूज़ करोगे। डिप्लॉयमेंट सीखने के बाद आपने वर्जन कंट्रोल को सीखना है, मतलब गिट को आपने सीखना है, गिटहब को आप यूज़ करोगे। ये चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। गिटहब आप डेली यूज़ करोगे अपने प्रोजेक्ट्स में। जब हम कोडिंग करते हैं तो होता क्या है कि काफ़ी सारे डेवलपर्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। लेट्स से आप एक HTML फाइल पे काम कर रहे हो, उसमें आपने एक पैराग्राफ लिखा, अब दूसरे डेवलपर ने उसी HTML फाइल में कुछ और पैराग्राफ लिख दिया, तो अब उन दोनों कोड को हमें मर्ज करना है, तो उसके लिए हम गिट का यूज़ करते हैं। ये जो टूल है ये आप डे 1 से यूज़ करोगे, ये हर एक कंपनी यूज़ करती है। तो बेटर है कि अगर आपको पहले ही आता है तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। गिट के बाद आप सैम्पल प्रोजेक्ट्स बनाओगे, सैम्पल प्रोजेक्ट को आप गिटहब में अपलोड करोगे। तो सैम्पल प्रोजेक्ट जब आप बना रहे हो, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आप डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रहे हो, जो आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हो, वो लेटेस्ट होना चाहिए एंड उसमें आप अपनी लर्निंग्स को शोकेस कर सको। सबसे अच्छा आइडिया होता है कि आप क्लोन प्रोजेक्ट्स बना लो, जैसे आप इंस्टाग्राम का क्लोन बना लो या फेसबुक का क्लोन बना लो। क्लोन बनाने के बाद जो आप डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रहे हो, जो प्रिंसिपल्स आप यूज़ कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। सैम्पल प्रोजेक्ट्स के बाद आप एक रिज्यूम बनाओगे। रिज्यूम में ये सारी लर्निंग्स जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं उनको आप ऐड करोगे। रिज्यूम में आपका टेम्पलेट ठीक होना चाहिए, किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करते हो अपने रिज्यूम को, वो सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। आपके रिज्यूम का जो स्कोर होता है ATS वो भी बेटर होना चाहिए, तभी आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा। मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसमें मैंने अपने रिज्यूम का टेम्पलेट भी शेयर किया, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। रिज्यूम बनाने के बाद कुछ और चीज़ें भी हैं जो आप करोगे। DSA की जैसे हमने बात ही नहीं की, तो DSA भी आपको करना होगा। देखो स्टार्टअप्स जो हैं वो DSA पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगी,
अगर कुछ स्टार्टअप डीएसए के राउंड रखती हैं तो वो इजी क्वेश्चन पूछेंगे, बट एमएनसीज जो होती हैं जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, वो डीएसए पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। डीएसए आप पैरेलली कर सकते हो, मतलब आप ऐसे समझो कि पर डे आप कुछ क्वेश्चन डीएसए के सॉल्व कर रहे हो एंड साथ में आप टेक स्टैक भी सीख रहे हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डीएसए आप जावा में करना, बट आप पाइथन में भी कर सकते हो, C++ में भी कर सकते हो, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। देखो डीएसए का कंप्लीट रोड मैप भी आपको मिल जाएगा चैनल पे, मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। देखो अभी क्या हो गया कि एआई की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है एंड एआई के जो स्टैक्स हैं वो काफ़ी जल्दी अपडेट हो रहे हैं, तो आप एआई इंटीग्रेशन भी कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। अगर आप कोई सैम्पल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको एआई टूल्स को यूज़ करना है, जैसे आप चैटबॉट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एआई इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एआई बना रहे हो खुद से, मतलब जो एआई टूल्स हैं आपके पास, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम होता है या चैटबॉट होते हैं या कुछ असिस्टेंट होते हैं, उनको बस यूज़ करना है आपने सैम्पल प्रोजेक्ट। मतलब एआई टूल पहले से बना होगा, उसको सिर्फ आप यूज़ करोगे सैम्पल प्रोजेक्ट में। तो देखो ये कंप्लीट रोड मैप है, इतनी सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब आपको डीएसए भी आना चाहिए, गिट भी आना चाहिए, फ्रंट एंड बैक एंड जितनी भी हमने बात की है वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एंड इन सारे कंसेप्ट को आपने डिटेल में सीखना है, बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा है। अब समझते हैं कि कितना टाइम लगेगा। देखो एज अ फ्रेशर अगर आप जावास्क्रिप्ट चूज़ करते हो बैकएंड के लिए, क्योंकि आपको फिर एक ही कोडिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो अराउंड 5 से 6 मंथ लग जाएंगे आपको ये सारा रोड मैप कंप्लीट करने में। बट अगर आप कोई और कोडिंग लैंग्वेज ले लेते हो, आप जावा ले लेते हो या पाइथन ले लेते हो, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अराउंड 2 मंथ्स ज़्यादा लग जाएंगे, मतलब 7 मंथ्स आपको लग जाएंगे ये पूरे रोड मैप को कंप्लीट करने में। ये मैं आपको एक मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, मतलब इससे ज़्यादा भी लग सकता है, तो मिनिमम टाइम है, मतलब इतना टाइम आपको देना है, बिकॉज चीज़ें आप ठीक से समझोगे, डिटेल में समझोगे। अब देखो यहाँ पर ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैंने जैसा को बताया कि आपको हर चीज़ अच्छे से आनी चाहिए, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। बट अगर आप कुछ ऐसे स्टैक सीखते हो जहाँ पे कंपटीशन नहीं है इतना, मतलब अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट सीखते हो या आप एआई डेवलपमेंट सीखते हो, है ना, तो जिन स्टैक्स में कंपटीशन कम है, तो उन स्टैक में अगर आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें नहीं भी आती तो भी आपके इंटरव्यू क्रैक करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज कंपटीशन ही ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कैंडिडेट्स ही नहीं है। कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसको जल्दी फिल करना है, बट उतने ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं है इंटरव्यू के लिए, तो आप वो स्टैक्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो, उससे आपके जॉब लगने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, बट जॉब ओपनिंग्स कम रहेंगी उन स्टैक में। तो आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट करना।